Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture we have discussed about the introduction to civil engineering. Okay, last time हमने civil engineering की branches देखी थी, scope of civil engineering देखा था. आज जो है वो हम देखने जा रहे हैं, उसी का मतलब अधूरा रह गया पोर्शन स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, और साथ साथ में रोल ऑफ एन इंजीनियर हम देखेंगे कि इंजीनियर का रोल सोसाइटी में क्या होता है. सोसाइटी यानी ये पूरा हमारा जो मतलब सराउंडिंग है वो. ओके, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग का रोल क्या होता है वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. ओके, आपका यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग. तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज सबसे फर्स्ट जो हमें देखना है थियरी वो है फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. तो फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियर जो है वो कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है एज ए सिविल इंजीनियर, वो हम ये थियरी में देखने वाले हैं. ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग फंक्शंस परफॉर्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. ये जो फंक्शन है सिविल इंजीनियरिंग के वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. सबसे फर्स्ट है बिफोर कंस्ट्रक्शन, सेकेंड नंबर इज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज आफ्टर कंस्ट्रक्शन. ओके, यानी बिफोर कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के पहले का स्टेज, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तब वाला स्टेज, एंड थर्ड स्टेज इज आफ्टर कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला स्टेज. ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में मतलब ये 3 जो फंक्शन है मेन, वो फंक्शन में क्या क्या वर्क जो है वो सिविल इंजीनियर करता है. सबसे फर्स्ट है आपका बिफोर कंस्ट्रक्शन. ओके, तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, तो सबसे अगर मैं ये टेक्निकल पॉइंट बताऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ. तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि साइट इंस्पेक्शन होता है. कि साइट इंस्पेक्शन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि साइट किस जगह पे है, वहाँ पे सराउंडिंग क्या क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रेडीली अवेलेबल है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे रोड्स है कि नहीं है, और रोड है तो कितने बड़े हैं, वो डंपर्स या दूसरे जो मतलब बड़े बड़े ट्रक हैं वो आ जा सकते हैं कि नहीं, वो हम देखते हैं, वो फिजिबिलिटी देखते हैं रोड की. ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन हम मटेरियल के लिए देखते हैं. ओके, क्योंकि मटेरियल लाना ले जाना पड़ता है बड़े बड़े ट्रक्स में, और वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आपका कैसा है. अगर आपका सिंपल कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है तो मतलब आप कोई भी जगह पे वो कैरिड आउट कर सकते हो. बट अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा यूज़ है तो उसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड भी अच्छे होना ज़रूरी होता है. तो एक ये चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन देखना. सेकेंड थिंग हम जो देखते हैं वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं. देखो, वहाँ दिन में काम करने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं रहती है, बट तो भी वहाँ पे ऑफिस अगर बनाएंगे हम वर्कर के रहने के लिए, अगर कोई शेल्टर होम बनाएंगे तो वहाँ उसके लिए भी मतलब बिजली चाहिए होगी. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आसपास के एरियाज़ में कहाँ मतलब उपलब्ध है वो हमें पहले पता लगाना होता है. ओके, एंड थर्ड थिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क, हमें पानी चाहिए होता है. ओके, देखो आपको सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन के सभी वर्क्स में मतलब सभी स्टेजेस में वाटर जो है वो बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो क्या क्या हम टैंकर से कितना पानी मंगाएंगे. ओके, हालांकि बहुत अगर रिमोट एरिया है तो वहाँ पे ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रेडीली अवेलेबल कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है. बट सिटी में अगर आपका प्रोजेक्ट हो तो आपको नियर बाय कहीं भी म्यूनसिपालिटी का कनेक्शन मिल सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एसेंशियल चीज़ है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए. तो जिस जगह पे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम पहले ये 3 चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स का, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद जो है वो वाटर का. ओके, और ये सभी में से वाटर जो है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपके जो इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन के वो भी ऑपरेट अच्छे से नहीं हो सकते हैं. तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हम ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं. तो ये मैंने जनरल अपनी लैंग्वेज में बताया है. अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या होता है. फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि आपका प्रोजेक्ट जिस साइट पे मतलब किया जाने वाला है, मतलब जिस लोकेशन पे किया जाने वाला है, वो लोकेशन वो प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं. ऐसी ऐसी जो स्टडी जो की जाती है उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी बुलाते हैं.
उसके बाद हमें सर्वेइंग करना पड़ता है। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ दो लड़के हैं जो सर्वेइंग कर रहे हैं। तो सर्वेइंग किसके लिए करना है? सर्वेइंग हमें वहाँ लेवलिंग के लिए करना है। देखो कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आपको वहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ जो लैंड है उसका लेवल एक होना ज़रूरी है। तो लेवलिंग है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो बाय सर्वेइंग वी हैव टू अचीव द लेवल ऑफ द ग्राउंड। ओके, लेवल ऑफ द ग्राउंड जो है वो मतलब 0 डिग्री स्लोप वाला होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ओके, कई बार क्या है कि स्लोप होता है वहाँ, बट मतलब जो अमुक अमाउंट जो है स्लोप की वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाकी जो अगर ज़्यादा स्लोप की अमाउंट है, ज़्यादा डिग्रीज है स्लोप की, तो उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सर्वेइंग से हम वो एक तो चीज़ मतलब डिसाइड करते हैं कि ग्राउंड जो है वो लेवल है कि उसे लेवल करना पड़ेगा। अब ग्राउंड के लेवल की बात आई तो लेवल लेवल हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक कटिंग से और एक फिलिंग से। अगर वहाँ पे कटिंग का पोर्शन जो है वो कम है तो हम कटिंग करके चलाते हैं। देखो कटिंग में क्या होता है कि जो पोर्शन बड़ा होता है, यानी कि जो पोर्शन हायर डिग्री स्लोप पे होता है, यानी कि हायर पोजीशन पे होता है, उसे हम वहाँ से कट करके निकाल देते हैं। तो बाकी का जो ग्राउंड होगा वो मतलब अच्छा हो जाएगा, मतलब लेवल वाला हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज़ फिलिंग। अगर आपकी फिलिंग की अमाउंट जो है वो कटिंग से ज़्यादा कम है तो आप फिलिंग करोगे। तो फिलिंग में क्या होता है कि हम जो है वो वहाँ पे दूसरी कोई जगह से अर्थ या तो सॉइल ला के उसका कॉम्पैक्शन करके उसे लेवल करते हैं। ओके, तो कटिंग और फिलिंग ये दो चीज़ें, इससे क्या होता है कि आपके जो ग्राउंड का लेवल है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद थर्ड जो है वो साइट इन्वेस्टिगेशन है। तो साइट इन्वेस्टिगेशंस में मैंने जैसे आपको बताया कि बिफोर कंस्ट्रक्शन हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। प्लानिंग करते हैं। देखो यहाँ पे प्लानिंग करता हुआ एक सिविल इंजीनियर आपको दिख रहा है। तो ऑन साइट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो ऑफिस में बैठ के स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो मतलब प्लान निकालता है और उसे वहाँ पे मतलब फिजिबल कौन करता है? सिविल इंजीनियर करता है। ओके, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड वाला बंदा अपने हिसाब से वो प्लान को समझने का ट्राई करता है और जो चीज़ जो है वो सूटेबल नहीं है वहाँ की कंडीशंस के लिए, उसे वहाँ से मतलब जो है वो वहाँ से कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो प्लानिंग में ये सब काम होता है। उसके बाद है डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग। तो डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग आप सभी को पता है कि डिज़ाइन बनाई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है। ओके, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब देखो डिज़ाइन जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है और जो ड्राइंग होता है उस पर क्या होता है कि ड्राइंग में ओनली खाली एस्थेटिक ब्यूटी जो है उस पर एम्फेसिस नहीं किया जाता है, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस, यानी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, उसका लाइफ टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ों को मतलब माइंड में रखते हुए वो लोग ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि डिज़ाइन बनाते हैं। ओके, तो डिज़ाइन एक आपका आर्किटेक्चरल पार्ट है, उसमें आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग भी शामिल होता है, जबकि आपके स्ट्रेंथ वाले पोर्शन में ओनली स्ट्रक्चरल इंजीनियर या तो फिर सिविल इंजीनियर जो है वो पार्ट लेते हैं। ओके, एक बार डिज़ाइनिंग एंड ड्राइंग हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है? उसका एस्टिमेशन करना है कि ये पूरे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट किसकी लगेगी। ओके, तो डिज़ाइन और डिटेलिंग और ड्राइंग के हिसाब से हमें कॉस्ट निकालनी होती है। प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग भी किया जाता है। देखो प्लानिंग करना और शेड्यूलिंग करना वो दोनों डिफरेंट थिंग है। प्लानिंग में हम ऑन पर प्लान करते हैं और शेड्यूल में हम क्या करते हैं कि वो जो प्लान किया हुआ है उसको हम अलग अलग मतलब टास्क में डिवाइड कर देते हैं और वो टास्क का शेड्यूल हम फिक्स कर देते हैं कि जैसे आपके कोई सब्जेक्ट्स है, अभी सपोज कर लो कि आपका 3 या 4 सब्जेक्ट है, तो उसमें से आप जो है वो पूरा दिन का स्टडी जो है वो डिवाइड कर देते होगे कि आज 1 या 2 आवर मेरे को ये सब्जेक्ट पे देने हैं, 1 या 2 आवर ये सब्जेक्ट पे देने हैं। तो उससे आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर होता रहेगा चारों सब्जेक्ट का। तो ऐसा ही ये काम का होता है स्केड्यूलिंग, कि पूरा जो वर्क है उसे डिफरेंट टास्क में हम डिवाइड कर देते हैं। फिर वो टास्क का ड्यूरेशन जो है वो हम तय कर लेते हैं कि इतने ड्यूरेशन में ये फिनिश हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम दूसरा टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग वो चीज़ है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सब सारा मतलब डिस्क्राइब करके दिखाया है बिफोर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है।
वो मैंने जनरली आपको पहले समझा ही दिया, तो ये जो है वो मैं जस्ट रीड करूँगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। In the beginning, technical feasibility, environmental impact assessment, and economical viability of the project are studies. टेक्निकल फिजिकल फिजिबल है कि नहीं प्रोजेक्ट, उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो वो स्टडी की जाती है बिफोर कंस्ट्रक्शन। सर्विंग इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग साइट प्लान, कंटूर मैप एंड मेजरमेंट ऑफ फील्ड डायमेंशंस एंड लेवल्स। ओके, सर्विंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, साइट प्लान बनाते हैं, कंटूर मैप बनाते हैं वो रीजन का, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डायमेंशन एंड लेवल्स। सॉइल इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग सॉइल एंड बैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो बैरिंग कैपेसिटी है वो निकालते हैं हम। सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडेशन डिज़ाइन। अब देखो ये सॉइल इंजीनियरिंग किसके लिए की जाती है, तो जो फाउंडेशन डिज़ाइन है उसके लिए हम ये सॉइल जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फाउंडेशन यानी क्या, तो स्ट्रक्चर का वो पार्ट के जो ज़मीन के अंदर होता है। ओके, तो वो क्या देता है कि स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ देता है वहाँ पे खड़े रहने की। ओके, जैसे आपके मतलब फुट होते हैं या मतलब लेग्स होते हैं, तो वो लेग क्या करते हैं, आपको वो खड़े रहने की ताकत देते हैं। तो फाउंडेशन भी ऐसा है बिल्डिंग का, फाउंडेशन जो है वो बिल्डिंग को मतलब स्टैंड बाय करने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड, प्लानिंग डिज़ाइनिंग आर कैरिड आउट एंड ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड। प्लानिंग डिज़ाइनिंग का जो डेटा है वो कलेक्ट करके ड्राइंग बनाया जाता है। एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो द probable cost of completion of work, and detailed planning and scheduling are prepared to carry out different activities in time without any delay. ओके, तो एस्टिमेशन से probable cost पता चलता है, completion of work and scheduling are prepared, और scheduling से क्या पता चलता है कि different activity कौन से टाइम पे carried out होगी और without any delay। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको scheduling में करनी रहती है। ओके, अब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेज में क्या होता है, डीलिंग विथ क्लाइंट्स, क्लाइंट के साथ डीलिंग करना पड़ता है। कंसल्टिंग इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो एक दूसरे के बीच में मतलब कम्युनिकेशन रखते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं कि कैसे वर्क करना है। देखो कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर वो दोनों मतलब डिफरेंट थिंग है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम करता होता है, मतलब उसे टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं होता जितना सिविल इंजीनियर को होता है। हालांकि फील्ड में आप जाओगे सिविल इंजीनियर की तो आपको पता चलेगा कि जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होता है सिविल इंजीनियर से, क्योंकि उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस होता है। ओके, बट कई चीज़ों में वो टेक्निकली जो है वो एक इंजीनियर से पीछे होता है, तो वो उनका जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी पार्ट है उसे फुलफिल करने का काम ये सिविल इंजीनियर करता है। एग्जीक्यूशन एंड सुपरविज़न, वर्क को एग्जीक्यूट करना यानी वर्क को स्टार्ट करना एंड उसका सुपरवाइजन करना, वो भी सिविल इंजीनियर के हाथ में है। क्वालिटी कंट्रोल, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकेशन जो होता है उसमें मतलब क्लियरली मेंशन किया होता है प्लान में कि ये कॉलम में इतना मतलब कंक्रीट जाएगा, इतना स्टील जाएगा। तो एज अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी। ओके, कि आपको वो क्वालिटी का स्टील और वही क्वालिटी का सीमेंट कंक्रीट जो है उसमें डालना है, तभी आपका स्ट्रक्चर जो है वो फुलफिल होगा। और लास्ट में जो है वो कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग कैसे बैठती है। देखो प्रायर तो हम डिसाइड करते ही है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन से पहले बिफोर कंस्ट्रक्शन में कि इतना जाएगा, लेकिन कई बार क्या है वहाँ पे वेस्टेज होता है, वहाँ पे साइट कंडीशंस ऐसी होती है कि वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कॉस्टिंग जो है वो इससे मतलब आगे पीछे होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो मतलब कंप्लीटली बिठाने के लिए कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, और रिकॉस्टिंग में ये सब डिसाइड होता है कि कितनी कॉस्ट लगेगी या कितनी कॉस्ट एक्चुअली लग गई है। ओके, उसके बाद ओनर, इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शन टीम इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन, हेंस कंटिन्यूअस लाइजनिंग among themselves is a very essential for the speedy progress of the work। देखो एक तो कंस्ट्रक्शन का ओनर कि कौन उसे बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर कि कौन उसे मॉनिटरिंग कर रहा है, और उसका कॉन्ट्रैक्टर कि कौन वहाँ पे काम कर रहा है। ये तीनों स्टेक होल्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, और ये तीनों के बीच में लाइजनिंग यानी कि डील्स जो है वो होती रहती है कि ओनर बोलेगा कि आप ऐसे को आपको ऐसे वर्क करना है इंजीनियर को, इंजीनियर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा।
फिर कॉन्ट्रैक्टर से मतलब कोई प्रॉब्लम होती है या तो फिर मतलब उसे कुछ पता नहीं चलता कि ओनर क्या चाहता है, तो वो डायरेक्टली ओनर से बात नहीं करेगा, वो इंजीनियर से बात करेगा कि आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है बट हम ऐसा ही कैरिड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इंजीनियर जो है वो मतलब ये दोनों के बीच का एक ब्रिज बनता है, ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच का। ओके, लाइजनिंग का काम रहता है सिविल इंजीनियर का ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट ऑन द साइट विथ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। मटेरियल और इक्विपमेंट के साथ वर्क को स्टार्ट कर देना, उसे हम एग्जीक्यूशन बोलते हैं वर्क का। बाय द स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स अंडर द टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। वहाँ पे जो इंजीनियर होता है उसके सुपरविजन में और उसके टेक्निकल गाइडेंस में स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर जो मतलब वर्क स्टार्ट करते हैं उसे हम एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बुलाते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन engineer has to supervise the work carried out as per specification for quality control, and costing is the accounts procedure of arriving at the actual cost of construction। ओके, ये मैंने जो आगे आपको समझाया कि स्ट्रक्चर को सुपरवाइज करते रहना है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपको निकालती रहनी है डेली प्रोग्रेस पे। ओके, तो ये सब जो थिंग्स जो है वो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में होती रहती है। उसके बाद आफ्टर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसका हमें मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना होता है, उसका वैल्यूएशन निकालता रहना होता है कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर या आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू बी कैरिड आउट, रेगुलर मेंटेनेंस कैरिड आउट करना रहता है। एंड वैल्यूएशन इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, परचेस एंड मैनी अदर पर्पजेज। ओके, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है तो उसकी वैल्यूएशन आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में वैल्यू कितनी है। ओके, उसके हिसाब से उसका रेंट जो है वो डिसाइड होता रहता है। तो ये सारे पर्पजेस है, मतलब ये सारे एम्स है आफ्टर कंस्ट्रक्शन के, कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ सिविल इंजीनियर्स। तो रोल ऑफ सिविल इंजीनियर क्या होता है वो देखते हैं। सिविल इंजीनियर इज़ द वन वो डिज़ाइंस एंड मेंटेन्स द वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। सिविल इंजीनियर वो है कि जो पब्लिक वर्क एंड को डिज़ाइन करता है और उसको मेंटेन करता है। फॉलोइंग आर द मेन रोल्स और ड्यूटीज़ ऑफ द सिविल इंजीनियर। देखो, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर, ड्यूटीज़ ऑफ सिविल इंजीनियर दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको एग्जाम में मतलब डिफरेंट तरीके से पूछते हो तो वो भी यही होगा। सिविल इंजीनियर्स मेन रोल इज इन सर्वेइंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेशन and execution of the structures like buildings, roads, bridges, railways, ports, airports, dams, canals, water and wastewater treatment plants, water distribution network and sewerage system। देखो, ये सारे जितने मतलब प्रोजेक्ट्स है स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग से स्टार्ट करके सीवरेज सिस्टम तक, उसका सर्वे करना, प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, एस्टिमेशन करना एंड एग्जीक्यूशन करना वर्क का, ये सारा काम एक सिविल इंजीनियर का होता है। To use scientific and engineering principles for solutions of different engineering problems। ओके, साइंटिफिक एंड engineering principles का यूज़ करना engineering प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो रोल होता है सिविल इंजीनियर का, वो ड्यूटी होती है सिविल इंजीनियर की। टू सॉल्व डिफरेंट engineering प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। देखो, साइंटिफिक अप्रोच एंड engineering अप्रोच तो है ही, बट उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, वो फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो एक इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और एक सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि सभी इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी है फील्ड का नॉलेज, तो क्योंकि फील्ड के नॉलेज के ऊपर से ही आप मतलब डिसाइड कर पाओगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, लेबोरेटरी टेक्निक्स, मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ों का मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन बना के उसको कोइंसाइड करके आप जो है वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो इफेक्टिव सॉल्यूशन आप जो है निकाल पाते हो। ओके, टू इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन्स एंड मनी। देखो, ये 4M जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, इसे हम 4M बुलाते हैं। 4M, फर्स्ट M है आपका मैन पावर, सेकंड जो है वो आपका मटेरियल पावर, मशीन्स एंड मनी। ये चार जो मतलब M होते हैं उसको आपने अच्छे से मैनेज कर लिया
तो आपका कंस्ट्रक्शन मतलब एग्जीक्यूट करने का पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मैन पावर को मैनेज करना बहुत ही मतलब हार्ड टास्क होता है, क्योंकि मैन पावर हम कैसे यूज़ करते हैं, स्किल भी यूज़ करते हैं, अनस्किल भी यूज़ करते हैं। तो स्किल वालों का तो मतलब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अनस्किल लेबर की हमें बहुत लुकआउट करना पड़ता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास क्या काम है और वो क्या काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मतलब आपकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही हाई चली जाएगी, तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो बहुत ही कम रहेगा। तो अगर प्रॉफिट अमाउंट कम रहेगा तो मतलब जो सैलरीज है स्टाफ की वो आप नहीं कर पाओगे। ओके, वर्कर्स का जो मतलब डेली होता है वो आप नहीं दे पाओगे डेली वेजेस। तो मटेरियल पे आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद मशीन्स, मशीन्स जो है वो हायर करने हैं या बाय करने हैं, वो डिसीजन भी लेना पड़ता है। वो डिसीजन हालांकि ओनर का होता है कि क्या करना है, बट एज एन इंजीनियर हमें भी वो पता होना चाहिए कि मशीन्स जो है वो हाई मतलब हाई एफिशिएंसी वाली मशीन या तो हाई कॉस्ट वाली मशीन जो है वो हमें परचेस करनी है या तो फिर रेंट पे लेनी है। ओके, और उसके बाद मनी, तो मनी फ्लो जो है आपका वो मेंटेन रहना चाहिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो आपका वर्कर्स जो है वो आपको डिज़ायर्ड वर्क नहीं देंगे और उससे आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ही मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो ये सारे जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ सिविल इंजीनियर या तो रोल ऑफ सिविल इंजीनियर है। ओके, देखो यहाँ पे आपको फिगर्स पे दिखाया है कि सिविल इंजीनियर कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे प्लानिंग है और साथ साथ में एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। यहाँ पे प्लानिंग पढ़ रहा है इंजीनियर, आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पे जो टनल्स है वो वर्क कैरिड आउट करते हुए इंजीनियर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो ये सारा जो है वो रोल्स ऑफ सिविल इंजीनियर है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे मतलब क्या है, उसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या है सिविल इंजीनियरिंग के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू।